जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत हमारा टॉपिक चल रहा था। दिल्ली सल्तनत पे आपका गुलाम वंश पढ़ा दिया, खिलजी वंश हो गया था, तुगलक वंश पढ़ा दिया था। तुगलक वंश पिछली क्लास में मैंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में विस्तार से जानकारी आपको दी थी और वीडियो अपलोड है। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नोट्स नहीं तैयार किए हैं, वो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का वीडियो अपलोड है, आप देखिए, नोट्स तैयार करिए। और आज की क्लास में बात होगी सैयद वंश। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश लोधी वंश आया था। इस सैयद वंश के बाद अंतिम वंश लोधी वंश था। इस लोधी वंश के बाद दिल्ली पर मुगलों ने शासन किया है, मुगलों ने शासन किया है। तो आज की क्लास में बात होगी सैयद वंश के बारे में। और एक चीज़ यहाँ पे इसको एग्जाम पॉइंट से इसको बहुत माइंड पे रखिएगा, मैं यहीं बता दे रहा हूँ। गुलाम वंश के जो शासक थे, खिलजी वंश के जो शासक थे और तुगलक वंश के शासक थे, ये शासक तुर्क थे, तुर्क आक्रमणकारी थे। तुर्कों ने आकर इन पर आक्रमण किया, फिर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया, गद्दी को हथियाया और दिल्ली पर शासन किया। तो ये शासक तुर्क थे। सैयद वंश एकमात्र दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। एकमात्र दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला कौन सा एकमात्र वंश, कौन सा शिया वंश था? वो सैयद वंश था, जो शिया वंश से संबंधित था, शिया वंश संप्रदाय से संबंधित था। तो ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला शिया वंश का एकमात्र वंश सैयद वंश था, जो शिया वंश से संबंधित था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान शासन व्यवस्था लागू, अफगान शासन करने वाला अफगानी कौन था? लोधी वंश। ये अफगानी थे। ऊपर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के जो शासक थे ये तुर्की थे। लोधी वंश के शासक जो थे वो अफगानी थे। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान शासक लोधी वंश थे। इसको पॉइंट पे रखिएगा, क्योंकि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के जो शासक हुए थे तुर्क आक्रमणकारी थे, आक्रमण किया, तुर्क से आए थे, तुर्की थे, इसलिए ये तुर्क थे। और लोधी वंश के शासक अफगानी थे। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश सैयद वंश था। इसके बाद सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया है। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। कौन कौन शासक हुए थे? इन शासकों को देखिए। अभी ये यूपी पीसीएस आरओ 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि सैयद वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित करिए। तो पहला शासक खिलजी खां, जिसको सैयद वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां थे। इसके बाद इसका अगला शासक, इसका पुत्र मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था, अलाउद्दीन आलम शाह। और इसकी हत्या, इसके अयोग्य निर्बल शासक था, जिसकी हत्या लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने की और दिल्ली पर लोधी वंश की स्थापना की। तो ये थे आपके शासक। खिलजी खां संस्थापक था सैयद वंश का, मुबारक शाह, अगला मोहम्मद शाह, इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह जो कि अंतिम शासक था, जो अयोग्य निर्बल शासक था, जिसकी हत्या लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने की और दिल्ली पर लोधी वंश की स्थापना की। तो ये थे सैयद वंश के शासक। इसके बाद सैयद वंश के बारे में जानकारी का स्रोत एकमात्र पुस्तक याहिया बिन अहमद सरिंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीखे मुबारक शाही है। और याहिया बिन अहमद सरिंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो तारीखे मुबारक शाही है, ये इस मुबारक शाह जो शासक था इसको संरक्षण में लिखी थी और इसको पूरी पुस्तक इसको समर्पित थी, इसीलिए इस पुस्तक का नाम तारीखे मुबारक शाही पड़ा। इसके बाद सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। कैसे था भारत पे? इसके पहले मैंने भारत में पढ़ाया आपका तुगलक वंश के बाद और सैयद वंश के बीच में भारत पे मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण। इस तुगलक वंश और सैयद वंश आने के बीच में मध्य में तैमूर लंग का मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत में और दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, नष्ट और तबाह कर दिया था, लूट के गया। 15 दिन तक इसने लूटपाट किया और आतंक मचाया और भीषण नरसंहार किया। जैसा वीडियो अपलोड है, वीडियो में देखिए। भारत पे तैमूर लंग का आक्रमण, जैसा कि इसने 15 दिन तक दिल्ली पर बहुत भीषण नरसंहार किया था। कहते हैं कि इसने इतनी सर काटे थे लोगों के, इतनी हत्या, 2 करोड़ लोगों की हत्या, सर काटे और सर की मीनारें बना दी थी। इतनी मात्रा में इसने हत्या की थी तैमूर लंग ने। तो इस तैमूर लंग जब वापस इस तैमूर लंग मंगोल आक्रमणकारी
तैमूर लंग का सहयोग साथ सैयद वंश का शासक खिलजी खान ने दिया था। और जब आक्रमण हुआ था जब, तो इसका साथ ही इसने खिलजी खान ने दिया, और खिलजी खान के सहयोग से उसको खिलजी खान को तैमूर लंग ने मुल्तान, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई, सूबेदारी मिली। ये देखिए, तैमूर लंग को भारत में मंगोल आक्रमण के समय खिलजी खान का पूरा सहयोग मिला, और खिलजी खान के सहयोग के बदले तैमूर लंग ने उसे खिलजी खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी मिली, सूबेदारी इसको मिल गई उसके सहयोग के बदले। इस तरह से खिलजी खान दिल्ली पर आया। खिलजी खान आया कैसे, ये समझिए। तैमूर का आक्रमण हुआ, तैमूर के आक्रमण को पूरा सहयोग इसने दिया भारत में आक्रमण करने का, और उसके सहयोग से प्रसन्न होकर तैमूर लंग ने इसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी दी। और 15 दिन तक लूटपाट करने के बाद तैमूर लंग जब भारत से वापस जाने लगा, जब वापस चला गया, जाने के बाद इस खिलजी खान ने उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर मतलब पंजाब, लाहौर, इधर अफगानिस्तान, ये सब इधर जो थे आपके लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, पंजाब के क्षेत्र थे ये आपके, इन क्षेत्रों पर इसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और वहाँ का स्वतंत्र वायसराय इसने घोषित कर लिया। किसने, खिलजी खान ने। जब स्वतंत्र वायसराय घोषित कर लिया, तब उसके बाद इसने जून 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जून 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर खिलजी खान बैठा और दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना की। खिलजी खान के पिता का नाम मलिक सुलेमान था। खिलजी खान के पिता का नाम मलिक सुलेमान था। ये मलिक सुलेमान जो था, इसका पिता था खिलजी खान का। और फिरोज शाह तुगलक का जो अमीर था, मलिक मर्दान दौलत का, फिरोज शाह तुगलक का जो अमीर था मलिक मर्दान दौलत ने उसको दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले रखा था। मलिक मर्दान दौलत ने इसको, मलिक सुलेमान को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले रखा था। जो खिलजी खान, मलिक सुलेमान खिलजी खान का पिता था। इसके बाद जो खिलजी खान यहाँ पे जून 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, और इसने क्या किया, उपाधि रैयत-ए-आला की उपाधि ग्रहण की। खिलजी खान ने रैयत-ए-आला की उपाधि ग्रहण की, और इसने अपने आप को ना तो इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, क्योंकि इसने अपने आप, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। क्योंकि इसने अपने आप को तैमूर और उसके पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में इसने शासन किया है। खिलजी खान ने तैमूर और उसके पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में, डिप्टी के रूप में इसने खिलजी खान ने शासन किया है। और इसने उपाधि रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना है। क्या माना है, प्रतिनिधि के रूप में। किसके प्रतिनिधि के रूप में, तैमूर के पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में इसने शासन किया कि हम उसके प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, ना कि सुल्तान के रूप में। और इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जब ये जून 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली व अन्य स्थान पूरी तरह से, अन्य स्थानों की जो व्यवस्था थी, दिल्ली तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, कंगाल करके गया था तैमूर। और अन्य स्थान की भी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट थी, तबाह थी उस समय। और खिलजी खान ने अपने शासनकाल का समय, पूरा समय जो इसने दिया, तैमूर के जाने के बाद उपद्रव, विद्रोह, सारी अव्यवस्था थी, क्योंकि सारा सब कुछ तबाह करके गया था तैमूर। तो इसको संभालने में, इसको दबाने में, उपद्रव को, विद्रोह को दबाने में, अव्यवस्था को ठीक करने में ही इसने अपने शासन का पूरा समय इसने लगाया, खिलजी खान ने। और दूसरा, खिलजी खान ने कोई भी सैन्य अभियान नहीं किया, कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य क्या था, तुर्क और अफगान सरदारों को संतुष्ट रखना था, उनके प्रति सहानुभूति रखना, संतुष्ट रखना उनको, तुर्क और अफगानों सरदार को संतुष्ट रखना, उनकी सहानुभूति प्राप्त करना, और अपनी प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना, ये इसका मूल उद्देश्य था शासन का। कोई सैन्य अभियान, कोई सैन्य विस्तार नहीं करना, राज विस्तार नहीं करना, कोई सैन्य अभियान नहीं चलाया इसने। इसके बाद इसने एक शासक के रूप में शासन नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने एक शासक के रूप में शासन नहीं किया। इसने किस रूप में शासन किया है, तैमूर और उसके पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया।
कि हम उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं, ना कि सुल्तान के रूप में। क्यों? ना कि हम शासक के रूप में या सुल्तान के रूप में शासन कर रहे हैं दिल्ली पर। हम उसके प्रतिनिधि तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं दिल्ली पर। इसके बाद खिलजी खां की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह शासक हुआ। मुबारक शाह शासक हुआ। मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और इसने अपना खुतबा पढ़वाया और सिक्के जारी किए। मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, खुतबा पढ़वाया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने सिक्के जारी किए मुबारक शाह ने। और मुबारक शाह के समय मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरिंदी को संरक्षण दिया है। याहिया बिन अहमद सरिंदी को संरक्षण दिया है और याहिया बिन अहमद सरिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही जो लिखी है वो मुबारक शाह को समर्पित लिख करके लिखी है। पूरा समर्पण करके मुबारक शाह को लिखी थी। और सैयद वंश के बारे में जानकारी देने का एकमात्र स्रोत याहिया बिन अहमद सरिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही है। इसके बाद अगला शासक मोहम्मद शाह हुआ। अब देखना बहलोल लोदी यहाँ आते। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को शरण दी और उसका सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा है। यहाँ से बहलोल लोदी आ जाते हैं। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपने शासन में शरण दी, उसको अपना सम्मान दिया, उसको अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाने खाना की उपाधि दी मोहम्मद शाह ने। यहाँ से बहलोल लोदी आते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक अलाउद्दीन आलम शाह होता, जो अयोग्य और निर्बल शासक होता है, जिसकी हत्या बहलोल लोदी कर देता है, और दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की स्थापना करता है। तो ये थे आपके सैयद वंश और सैयद वंश के शासक, कौन कौन शासकों ने शासन किया है दिल्ली पर। इसके बाद आता है लोदी वंश, जो कि महत्वपूर्ण वंश होगा और कई क्वेश्चन इससे लोदी वंश से बनते हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे लोदी वंश के बारे में। जय हिंद सभी को।